Hello students, today in this lecture we will see resolution of vector, right? This is the 7th lecture of mathematical method, that is the second chapter of physics. तो आज हम देखने वाले हैं resolution of vector क्या होता है. ओके, ऑलरेडी हमने टोटल 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए. दिस इज द 7th क्वेश्चन. और क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स बना है ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स, राइट? मैथमेटिक्स अगर आपको मैथ्स आता है तो फिजिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. एक बार मैं आपको वेक्टर रिवाइज करा दूं. वेक्टर मींस क्या होता है? एक ऐसा पैरामीटर जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, राइट? जैसे कि एग्जांपल हम देखें फोर्स, राइट? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी. क्यों हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है बिकॉज फोर्स जब भी अप्लाई होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? आज हम एक वेक्टर का रेजोल्यूशन देखने वाले. अच्छा, होता क्या है वेक्टर का रेजोल्यूशन, पहले ये समझते हैं. चलो जरा बोर्ड पे ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है पॉइंट यहाँ पे. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कब किया जाता है पहले ये सुनो. देखो फॉर एग्जांपल समझो ये मैंने एक्सिस एज्यूम किया, समझो एक्स एक्सिस, राइट? ये एक्स एक्सिस हमारा, ये हमारा समझो एक्स एक्सिस है, राइट? अगर इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर, चलो मैं वेक्टर को नाम देता हूं, समझो कैपिटल ए बार, राइट? ए बार हमारा वेक्टर है. ये ए बार वेक्टर का डायरेक्शन जरा चेक करो. द डायरेक्शन ऑफ ए बार वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेक्टर. तो अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो इसको रिजोल्व नहीं किया जाता, राइट? जो हम पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन में, पहले बता दूं कि रिजोल्यूशन कब किया जाता है. इस वेक्टर का रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. एक और चीज देखो, अगर कोई वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है, समझो अगर कोई वेक्टर, समझो ये y एक्सिस हुआ, y एक्सिस के अलोंग कोई दूसरा वेक्टर है हमारे पास b बार, राइट? ये वेक्टर का डायरेक्शन y एक्सिस के वेक्टर से मैच होता है. तो कोई भी वेक्टर अगर y एक्सिस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा तो भी इसको रिजोल्व नहीं किया जाता है. तो कब रिजोल्व करे वो सुनो. जब भी कोई वेक्टर x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस को छोड़ के कोई दूसरे डायरेक्शन में हो तो इस टाइप के वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे, राइट? ये दिख रहा है ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ना तो x के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ना तो y के डायरेक्शन में, एक z एक्सिस भी होता है, ऐसा आता है बाहर, राइट? तो ये वेक्टर ना तो z एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वेक्टर किसी डायरेक्शन में नहीं है, मींस कोई पर्टिकुलर x y z डायरेक्शन नहीं है. तो अब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन हमको करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा. रिजोल्व मींस क्या? इसको हम तोड़ देंगे दो पार्ट में, 2 या 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, राइट? ऐसा. तो पॉइंट ये हुआ कि रिजोल्यूशन कब किया जाएगा. अब आपको समझ में आ गया प्रॉपर्ली कि एक वेक्टर का रिजोल्यूशन कब किया जाता है. एक वेक्टर का रिजोल्यूशन सिर्फ तब हम कर सकते हैं जब वो कोई पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में ना हो, राइट? ना तो वो एक्स एक्सिस में होना चाहिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ना तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होना चाहिए, ना तो वो वेक्टर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर ऐसा कंडीशन है तो ही उस वेक्टर को हम रिजोल्व कर सकते हैं, राइट? अगर वो कोई एक एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाता तो उसको रिजोल्व नहीं किया जा सकता, राइट? तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या? चलो रिजोल्यूशन का मतलब बता दूं. रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, राइट? रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. स्प्लिट मींस ब्रेक कर देना, तोड़ देना. अच्छा, किसको तोड़ेंगे? गिवन वेक्टर को तो तोड़ेंगे, राइट? द रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन मींस द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर. स्प्लिटिंग ऑफ विच वेक्टर? स्प्लिटिंग ऑफ द गिवन वेक्टर, राइट? कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा आप इसको दो देखो. अगर मैं ये आर बार को ब्रेक करूं तो ब्रेक करने के बाद एक वेक्टर लाऊंगा मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इसका एक जो टूट के दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा y एक्सिस के डायरेक्शन, राइट? ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ 2, तीसरा भी हो सकता है z एक्सिस के डायरेक्शन में. तो बोलने का मतलब क्या है कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या, पहले सुनो. द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ दिया हमने, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. बात समझ में आई कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है क्या? बहुत सिंपल सा डिफाइन है. सुनो, कर क्या रहे हैं हम? एक प्रोसेस कर रहे हैं. उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? हम गिवन वेक्टर को 2 या फिर 2 से ज्यादा कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं. इसी प्रोसेस को तो बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. एक बार फिर से सुने जरा ध्यान से. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, हमने तोड़ दिया. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाट? स्प्लिटिंग गिवन वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो जो मैं बोल रहा हूं ना वही आपका पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, राइट? तो जो वहां पे लिखा वो डिफाइन और वो मैंने आपको सिखा भी दिया. क्या? बहुत सिंपल है. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, किसको स्प्लिट करना है? स्प्लिटिंग. या फिर आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग. देखो मैं इसको बताया था, मैंने इसको एक नाम दिया है ये, और इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स. अब 2 चीज बोल सकते हो. आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ये भी चलेगा. एक और कंसेप्ट है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग. अगर आप ये 2 चीज को फाइंड कर दिया, मतलब आपने क्या फाइंड कर दिया? कंपोनेंट्स फाइंड कर दिया. मतलब स्प्लिट फाइंड कब करेंगे? कंपोनेंट. जब इसको ब्रेक किया जाएगा तब तो फाइंड होगा, राइट?
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, राइट, वो देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दो डिफाइन है आपके पास, दोनों में से कोई भी यूज करो, दोनों राइट है, दोनों में हमको फुल मार्क्स मिलने वाले। फिर से एक बार सुने लास्ट टाइम, द प्रोसेस ऑफ, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वेक्टर को तोड़ रहे हैं दो पार्ट, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक और डिफाइन ऊपर लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, हम फाइंड कर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि रेजोल्यूशन कब किया जाता है और रेजोल्यूशन का डिफाइन क्या है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एक वेक्टर को हम कितने पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट, और स्प्लिट करने के बाद क्या होता है। सुनो, पहले जो काम ये अकेला आर बार वाला वेक्टर कर रहा था, अब वही काम वेक्टर आर एक्स बार इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि वो एक्स एक्स के डायरेक्शन है, आर वाई बार इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि वो वाई एक्स के डायरेक्शन में। जो काम अकेला आर बार कर रहा था, अब वही काम, सेम वही काम, एग्जैक्ट वही काम आर एक्स बार और आर वाई बार मिलके करेंगे। मीन्स बात समझ आई। तो जो वर्क आर बार करता है वही वर्क आर एक्स बार और आर वाई बार साथ में मिलके करता है। आर एक्स बार अकेला कभी भी आर बार का वर्क नहीं कर सकता, राइट। तो पॉइंट आई होप आपको समझ में आ चुका है कि आर एक्स बार और आर वाई बार करता क्या, राइट। ये जो कंपोनेंट हमने निकाला है, राइट, ये कंपोनेंट का काम क्या है, ये कंपोनेंट एग्जैक्ट वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो इफेक्ट आर बार ने प्रोड्यूस किया था, राइट। देखो एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ आर एक्स बार अकेला वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, सिर्फ आर वाई बार अकेला आर बार का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, आर एक्स बार और आर वाई बार मिलके कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो पॉइंट जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, द गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को हम दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो फायदा क्या है, सुनो, सच दैट द इफेक्ट, राइट, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये कंबाइंड इफेक्ट जो है ना, ये कंबाइंड इफेक्ट ओरिजिनल इफेक्ट के बराबर होता है। मींस आर बार ने जो इफेक्ट मींस क्या होता है, कोई वर्क डन होगा, कोई फोर्स अप्लाई होगा, कोई प्रेशर अप्लाई होगा, इसको बोलते हैं। तो ये जो आर बार जो इफेक्ट पहले प्रोड्यूस कर रहा था, वही सेम एग्जैक्ट इफेक्ट आर एक्स बार और आर वाई बार कंबाइन होकर प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा है। तो पॉइंट सुनो क्या है, द गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपोनेंट। एक गिवन वेक्टर को हम दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। फायदा क्या है, सुनो, फायदा ये है, सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट, ये जो दोनों का मिलके इफेक्ट होगा, सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोनेंट इज एग्जैक्टली सेम एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल कंपोनेंट। जो काम ओरिजिनल कंपोनेंट अकेला करेगा, वही काम आर एक्स बार और आर वाई बार मिलके करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंबाइंड इफेक्ट, राइट। तो पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया है। सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट मींस आर एक्स बार और आर वाई बार इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर जो काम करेगा, वही काम आर एक्स बार और आर वाई बार मिलके करेगा, राइट। फिर से एक बार लास्ट टाइम पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, अ गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपोनेंट सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, राइट। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एकदम प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। आगे तो फिर यहां से हमको मैथमेटिक्स से करना है, लेकिन थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सिर्फ मैथमेटिक्स करोगे हाफ मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, राइट। थियरी भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स जो कराऊंगा वो भी होना चाहिए, ऐसा। चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हम ये जो कंपोनेंट्स निकाले ना, देखो अभी यहां पे आपको समझ में आ गया रहेगा, जो मैंने कंपोनेंट्स निकाला है, ये कंपोनेंट्स तो 90 डिग्री पे है, राइट है ना। कंपोनेंट्स कैसे भी एंगल पे निकाला जा सकता है, सिर्फ 90 नहीं, राइट। कंपोनेंट्स को हम कोई भी एंगल पे निकाल सकते हैं, बट अगर हमने कंपोनेंट्स को 90 डिग्री पे निकाला है तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट। क्या बोलेंगे हम इसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फिर से सुनो पॉइंट, हम कंपोनेंट्स को कोई भी कितने भी एंगल पे निकाल सकते हैं, बट अगर हमने कंपोनेंट्स को 90 डिग्री पे निकाला है, इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट्स है, इसको हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट। यही पॉइंट नंबर 3 आपका। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से पढ़ें, द कंपोनेंट कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल। यही तो बताया मैंने, मैं जो हम कंपोनेंट निकालने वाले हैं, उस कंपोनेंट को हम कोई भी एंगल पे निकाल सकते हैं, राइट। द कंपोनेंट कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल, कोई भी एंगल पे हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, बट अगर हम कंपोनेंट को 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। बट इफ दे आर एट राइट एंगल, राइट एंगल मींस क्या होता है, 90 डिग्री, राइट। बट इफ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अब हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, देखो लिखा है यहाँ पे, बट इफ दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बहुत इजी से पॉइंट, राइट। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन ले।
द कंपोनेंट कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल, हम कंपोनेंट को कोई भी रिक्वायर्ड एंगल पे फाउंड कर सकते हैं, द कंपोनेंट कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल, बट इफ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट। तो हमने पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कैसे, अब यहां से हमारा मैथमेटिकल कंटेंट चालू हो जाता है। अब मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी कि रेजोल्यूशन करना कब है, राइट। जब भी कोई वेक्टर कोई भी एक्सिस के अलोंग नहीं होता है तो ही हम उसका रेजोल्यूशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट जरा पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है। अ वेक्टर वी बार, देखो वी बार का एक वेक्टर है, कैन बी रिटन एज, अगर मुझे वी बार को लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। वी बार को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो वी बार को मैं लिख सकता हूं V1 अल्फा कैप, देखो ये ए नहीं है, इसको बोला जाता है अल्फा, और ऊपर जो मैंने बनाया उसको बोलते हैं कैप। V1 अल्फा कैप प्लस V2 बीटा कैप, ये बी नहीं है, इसको बोलते हैं बीटा, राइट, बीटा कैप, प्लस V3, और ये जो बना रहा हूं इसको बोलते हैं गामा, राइट, जो मैंने बनाया है उसको बोलते हैं गामा, और ऊपर कैप। तो मैं वी बार को लिख सकता हूं, वी बार कैन बी रिटन एज V1 अल्फा कैप प्लस V2 बीटा कैप प्लस V3 गामा कैप। अच्छा, ये अल्फा कैप, ये बीटा कैप, ये गामा कैप है क्या? ये अल्फा कैप, बीटा कैप और गामा कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है यूनिट वेक्टर को टाइप्स ऑफ वेक्टर वाले केस में, राइट। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर हमेशा हमको डायरेक्शन बताता है, राइट, क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। तो ये अल्फा कैप, बीटा कैप और गामा कैप है क्या? दिस अल्फा कैप, बीटा कैप एंड गामा कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, राइट, अलोंग एनी सेलेक्टेड और एनी चूजन डायरेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, where alpha cap, beta cap and gamma cap are the unit vector along any chosen direction, कोई भी chosen डायरेक्शन, कोई भी selected direction के along। अब क्योंकि डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, ये अल्फा कैप, ये बीटा कैप और ये गामा कैप करता क्या है? ये डायरेक्शन बताता है, राइट, और इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसा आगे बढ़ते हैं, ये V1 बार, ये सॉरी ये V1, ये V2, ये V3 है क्या? देखो मैं यहाँ पे बार आएगा, ये V1 V2 V3 के ऊपर बार नहीं आएगा। ये V1 V2 V3 है क्या? ये हमारा कोई भी आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड बोला जाता है, एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड बोला जाता है। एंड V1 V2 V3 है क्या? ये नोन कंपोनेंट्स है, राइट। ये क्या है? ये नोन कंपोनेंट। जैसे मैंने यहाँ पे R बार का 2 कंपोनेंट बनाया था, RX बार और RY बार, राइट। तो वैसे ही V बार के 3 हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, एक है V1, दूसरा है V2 और तीसरा है V3। V1 V2 V3 आर द नोन कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स है ये V बार के कंपोनेंट्स है, राइट। और डायरेक्शन तो अल्फा कैप, बीटा कैप और गामा कैप बताता है, इसलिए मैंने लिखा है अलोंग 3 डायरेक्शन अल्फा कैप, बीटा कैप एंड गामा कैप। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, अ वेक्टर V बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज V बार इक्वल टू V1 अल्फा कैप प्लस V2 बीटा कैप प्लस V3 गामा कैप, वेयर अल्फा कैप, बीटा कैप एंड गामा कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग चूजन डायरेक्शन, राइट। एंड V1 V2 V3 आर, ये सब क्या है? ये है हमारे कंपोनेंट, राइट, आर द कंपोनेंट्स along the direction of alpha cap, beta cap and gamma cap, सिंपल। चलो ये तो theoretical कंटेंट था, एक्चुअल गेम यहां से स्टार्ट होता है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ओके, एक्सिस बनाया मैंने यहाँ पे, देखो एक्स एक्सिस यहाँ बनाया, यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया, और यहाँ पर है मेरा वेक्टर एक आर बार। देखो और बताओ, क्या ये आर बार को स्प्लिट करना है? क्या ये आर बार का हम रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं? हाँ, इस आर बार का हम रेजोल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये वेक्टर कोई भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। जब भी कोई भी वेक्टर एक्सिस के अलोंग नहीं होता है उसको हम रिजोल्व करते हैं। चलो इस आर बार वाले वेक्टर को रिजोल्व कर देखते हैं। ये आर बार वाला वेक्टर अगर मुझे रिजोल्व करना है तो मैंने बताया था ये वेक्टर के 2 कंपोनेंट बनते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, राइट। तो देखो ये मैं आर बार से अब बनाने जा रहा हूं 2 कंपोनेंट। ये जो आर बार है इससे मैं 2 कंपोनेंट्स बनाने जा रहा हूं। ये आर बार का अगर मैं पहला कंपोनेंट बनाऊं तो ये पहला कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपको इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखने मिलेगा यहाँ पे, राइट। ये है फर्स्ट कंपोनेंट आर बार का, प्रॉपर यहां पे आएगा, राइट। तो ये है आपका आर बार वाला वेक्टर का आपका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। मैंने बताया था एक वेक्टर के 2 या फिर 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी तो हमने फिलहाल तो 2 ही लिया है यहाँ पे, क्योंकि 2 डायमेंशन पढ़ लो, मैंने ऊपर लिखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल रहे, मींस 90 डिग्री के बीच में ही आपका कंपोनेंट्स आएगा। और 2 डायमेंशन मींस एक्स और वाई एक्सिस आएगा सिर्फ। अगर मैं अभी लास्ट में 3 डायमेंशन भी करूंगा तो वहां पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों आने वाला है, राइट। अच्छा, तो एक कंपोनेंट मैंने यहां पर निकाल लिया है। चलो एक सेकंड कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं।
जो सेकेंड कंपोनेंट इस आर बार का होगा वो अलोंग वाई एक्सिस आएगा, तो यहां बना देता हूं मैं उसको, राइट, ये अलोंग वाई एक्सिस मैंने एक और कंपोनेंट बना लिया है। ओके, चलो नाम भी देना पड़ेगा हमको इसका। आर बार के जो दो कंपोनेंट्स हैं इनका हमको नाम देना पड़ेगा। अच्छा, आर बार की जो दो कंपोनेंट्स है, एक को हम नाम, देखो अगर ध्यान से देखिए ना, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको मैं नाम दूंगा आर एक्स बार, राइट। ये जो मेरा वेक्टर है, वेक्टर का नाम है आर एक्स बार, राइट, क्योंकि एक्स एक्स के अलोंग है इसलिए आर एक्स बार। एक वेक्टर और है मेरे पास, ये क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है इसलिए मैं यहां पे नाम दे रहा हूं आर वाई बार। वेक्टर है, वेक्टर में हमेशा बार होता है, यूनिट वेक्टर में हमेशा कैप होता है, मैग्नीट्यूड में कोई बार बार कैप कुछ नहीं होता, राइट, ऐसा। तो आर बार वेक्टर है, आर एक्स बार भी वेक्टर है, आर वाई बार भी वेक्टर है। अगर मुझे, देखो एक बात और क्लियर कर दूं, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, कोई भी वेक्टर का हम डायरेक्शन निकालते हैं बाय एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बनाता है वही उसका डायरेक्शन होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ एंगल भी कंसिडर कर लेता हूँ पहले ही। तो हम यहाँ पे जो एंगल कंसिडर करते हैं, लेट दैट एंगल बी थीटा। हम यहाँ पे एक छोटा सा एंगल कंसिडर करते हैं और ये थीटा हमारे लिए वो एंगल है। ये थीटा क्या बताता है, दिस थीटा विल गिव द डायरेक्शन बिटवीन, या फिर आप बोल सकते दिस थीटा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ आर बार। ये आपको आर बार का डायरेक्शन बताएगा। तो आई होप अभी तक ये डायग्राम क्लियर है। इस डायग्राम में आप चाहिए तो थोड़ा बहुत और यहाँ पे कंटेंट, जैसे कि आप बता सकते हो यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाया कैसे बनाया जाता है, बहुत ईजी है। यहाँ से आप एक प्रोजेक्शन लोगे डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे, और जहाँ पे आपका ये प्रोजेक्शन कट करेगा वहीं बनेगा आर एक्स बार वाला वेक्टर, राइट। तो यहाँ बना है हमारा आर एक्स बार का वेक्टर, देख सकते हो प्रॉपरली आर एक्स बार वहीं बना है। सेम यही आर बार का मैं एक प्रोजेक्शन लूंगा वाई एक्सिस पे, तो अगर मैं आर बार का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लूँ तो पर्टिकुलर वहीं बनना चाहिए। अगर थोड़ा आगे पीछे है तो उसको प्रॉपरली चेंज करके बना लो। ये है आर बार वाला वेक्टर, ये देखो आर बार का प्रोजेक्शन हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है, तो यहाँ कुछ बनने वाला है, ये होगा आर वाई बार, राइट। तो ये हमारा बन गया आर वाई बार। देख लो सब प्रॉपरली एरो वगैरह बताना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर कहाँ है, कैसा है, राइट। ऐसा कुछ आर वाई बार बना दिया और आर एक्स बार भी हमने बना दिया, थीटा भी है, सब कुछ आ गया, राइट। ऐसा एक्सिस वगैरह भी यहाँ पे है। अब चाहिए तो आप बता दो वहाँ पे कि ये आर एक्स बार क्या है, आर वाई बार क्या है। एक काम करेंगे, डायरेक्टली लास्ट में हम सब कुछ बताएंगे कि क्या कौन सा पैरामीटर क्या क्या है, राइट। चलो, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये आर बार का जो आंसर आएगा वो होगा आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। ये पैरेललोग्राम, देखो मैथमेटिक्स का टोटल 5 to 6 पॉइंट में पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर दूंगा। सबसे पहला मैथमेटिक्स का पॉइंट मींस पॉइंट नंबर 6, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही लॉजिक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं यूज करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी, ये जो आर बार है, इस आर बार को मैं लिख सकता हूं, दिस आर बार कैन बी रिटन एज आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। क्योंकि आर बार जब टूटा तो दो पार्ट बना हमारे पास, एक आर एक्स बार बना और एक आर वाई बार। क्लियर कर दूं एक बार फिर से, ये आर बार वेक्टर है, आर एक्स बार भी वेक्टर है, आर वाई बार भी वेक्टर है, बट आर एक्स बार वो वेक्टर जो एक्स एक्स के अलोंग है, आर वाई बार वो वेक्टर जो वाई एक्स के अलोंग है। एक बात हम फिर से एक बार मैं यहाँ पे देखो क्लियर करूं, कोई भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सुनो, समझो हमारे पास एक फोर्स का वेक्टर है, एफ बार वेक्टर, राइट, एफ बार। इस वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दो, इस वेक्टर को मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बार इनटू डायरेक्शन ऑफ एफ बार। चलो मैं कोई क्या ए कैप ले लेता हूं। ए कैप मतलब क्या है, ए कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर करता क्या है, डायरेक्शन बताता है, राइट, ऐसा है। तो मैंने किया क्या, देखो, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बार को डायरेक्टली एफ लिखा जा सकता है, ऐसा एफ ए कैप, ऐसा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बार को हम एफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के फॉर्म में। यही काम मैं ऊपर करने वाला हूं, ध्यान देना। देखो, तो अगर मुझे आर एक्स बार को रिप्रेजेंट करना है मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो देख लो एफ बार का अगर मैग्नीट्यूड एफ आता है तो आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड आर एक्स आएगा। क्लियर। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी तो चाहिए हमको। अच्छा,
तो आर एक्स बार का डायरेक्शन देख लो, आर एक्स बार का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हो, देखो मैंने क्या किया, मैंने बाजू में यूनिट वेक्टर लिया है, यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, राइट। ये बात याद रखो, ये बात मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेक्टर में सिखाया भी है कि जो एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप बोलते हैं, जो वाई एक्स का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं जे कैप, और अगर जेड एक्सिस होगा, यहाँ वैसे तो फिलहाल अभी डायरेक्शन नहीं दिख रहा है डायग्राम में, आगे जो लास्ट वाला कंटेंट सिखाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर भी होता है, राइट, जिसको हम के कैप बोलते हैं। अभी के लिए तो हम बस यहाँ पे ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं आर एक्स बार को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड आर एक्स होता है और इसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्स से, एक्स एक्स के अलोंग जो डायरेक्शन जो वेक्टर बताता है वो वेक्टर है आई कैप, क्योंकि यही तो है उसका यूनिट वेक्टर, राइट। सेम अगर मुझे आर वाई बार लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा आर वाई इंटू जे कैप। जे कैप क्या करता है, जे कैप बताएगा आर वाई बार का डायरेक्शन दैट इज विच इज अलोंग वाई एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये अभी तक मैंने इसको ऐसा लिखा है, तो ये हमारे पास आर बार का आंसर आ चुका है। अब सुनो, आर बार वेक्टर है, आर एक्स क्या है, आर एक्स सुनो क्या है, आर एक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स बार। अगर मैं मैग्नीट्यूड को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूं ना, तो देखो मैग्नीट्यूड कहाँ, अगर मैं आर एक्स बताऊं, यहाँ पे आर एक्स कहाँ है, बोलेंगे सर ये आर एक्स बार तो वेक्टर है जो आगे जा रहा है, आर वाई बार भी वेक्टर है जो आगे जा रहा है, आर एक्स किधर है, सुनो आर एक्स कहाँ है। अगर मैं आर एक्स बताऊं तो यहाँ दिख रहा है, ये ऐसा बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये आर एक्स होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब पर्टिकुलर नंबर, तो यहां से ओ मींस ओरिजिन होता है ना, राइट, ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक दिख रहा है जो आपका वेक्टर जहां पे एंड हो रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा उसको बोलते हैं हम आर एक्स, राइट। सेम ओ से लेके ये दिख रहा है एरो का ये टॉप वाला पार्ट, यहाँ पे ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे आर वाई बार नहीं, आर वाई बार तो वेक्टर है, आर एक्स बार भी वेक्टर है। ओ से लेके ये टॉप वाला एरो का टॉप वाला पार्ट तक जो, चलो नाम देते ना इससे अच्छा, तो ओ, चलो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए, और ये नाम दे दिया हमने यहाँ पे बी। ओए वाला पार्ट जो है ना, ओए को हम बोल सकते हैं ये है आर एक्स, और मैं यहाँ पे बाजू में लिख के बता देता हूँ कि जो ओ से लेके ए तक का जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे आर एक्स, राइट, ओ से ए तक। ओ से बी तक जो हमारे पास लेंथ या फिर डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे आर वाई, और आर जेड की बात ही नहीं होती। एक बात और, ओ ए बी ले लिया, सी, ध्यान दो, अगर आर एक्स वाले वेक्टर पे ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो आर एक्स है, आर वाई बार वाले वेक्टर पे ओ से बी तक जो डिस्टेंस है वो आर वाई है, तो O से C तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, O से C तक का डिस्टेंस को हम R बोल सकते हैं, राइट। R क्या है, आप सुनो, R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, राइट। R बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R होगा। अब बोलेंगे सर R बार का डायरेक्शन क्या होगा, R बार का वो डायरेक्शन होगा जो इसके यूनिट वेक्टर, जो इसका यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन, राइट, ऐसा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्स एक्स का पहले से हमको पता है, इसके अलोंग पहले से नहीं पता है, वो आर कैप आप बोल सकते हो वहां पे, ऐसा, ठीक है। चलो ये इतना ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसको चलो कुछ हम इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स आना ही चाहिए, राइट, बिना उसके फिजिक्स नहीं सीख सकते हम। तो पॉइंट नंबर 6 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। आर एक्स और आर वाई का वैल्यू निकाल कर देखते हैं, राइट, कैसे हम आर एक्स और आर वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आर एक्स और आर वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक ट्राइंगल में आना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा वो ट्राइंगल है जहां पे आके हम आर एक्स और आर वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे आर एक्स और आर वाई का वैल्यू निकालना है तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैं ट्राइंगल यहाँ पे एज्यूम करता हूँ। लेट्स कंसिडर वन ट्राइंगल, राइट, एक ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये ट्राइंगल में हमारे पास जो ऑलरेडी नेमिंग है ओ ए सी, राइट, let the vertex of this triangle be O, A and C, right, this part is R, right, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ स्केलर के फॉर्म में बात कर रहा हूं, R, right, और ये वाला पार्ट OA वाला पार्ट को हम RX बोलेंगे, AC वाले पार्ट को हम बोलेंगे RY, राइट। अच्छा, AC को मैंने RY कैसे बोल दिया, सुनो, क्योंकि OB RY है तो ये RY, तो इसके सामने वाला पार्ट भी तो RY, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। देख लो, अगर O से B तक आपको RY मिलता है तो A से C भी तो RY होगा, सेम। अगर O से A अगर आपको RX मिलता है तो ये B से C भी तो RX होगा, ये पढ़ा होगा बचपन में, राइट, बहुत इजी चीज है ये। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हमारे पास है एंगल, राइट,
थीटा एंगल है। अब काम क्या, पहले सुनो, काम ये है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। आर एक्स और आर वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब हम हायर मैथमेटिक्स में आ चुके हैं, अब हम 11th साइंस में, तो छोटी छोटी चीज नहीं यूज करना है अब हमको। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज करते हैं हमेशा सॉल्व करने के लिए, राइट। तो कैसे निकाला जाए आर एक्स का आंसर, एक बात समझो, हमारे पास आर का आंसर पहले से, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, एडजेसेंट चाहिए, एडजेसेंट चाहिए, हाइपोटेन्यूज है, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कॉस में आता है, राइट, कॉस थीटा में आता है, तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो चलो हम यहाँ पे बता देते हैं हम कहाँ पे आ रहे हैं। वी आर इन ट्राइंगल ओ ए सी, राइट, हम ओ ए सी है इस पॉइंट में, राइट। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स, राइट। सो बाय अप्लाइंग कॉस थीटा, इफ मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूं, और थीटा तो है देखो एंगल प्रॉपर्ली, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन hypotenuse. What is the adjacent? Adjacent is OA and hypotenuse is OC. OA upon OC, right? So this cos theta can be written as OA. What is the value of OA? Value of OA is RX. Value of OA is RX. What is the value of OC? Value of OC is R, right? तो ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है from which we can easily find the value of Rx. Okay, so the value of Rx will be R cos theta. So we have successfully find the value of Rx which is R cos theta. अच्छा, सिर्फ Rx से काम नहीं होने वाला, we have to find the value of Ry as well, right? हमको Ry का वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकाला जाए Ry का वैल्यू, ध्यान दो, Ry थीटा के अपोजिट दिख रहा है और R तो हमको पहले से पता है, हमारे पास हमको वैसे निकालना अपोजिट है और हाइपोटेन्यूज पहले से पता है, अपोजिट निकालना है, हाइपोटेन्यूज पहले से पता, दैट मींस वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एज sin थीटा, राइट। चलो sin थीटा यूज करते हैं। इफ वी आर यूजिंग sin थीटा एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन फॉर्मूला फॉर sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। What is the opposite of this triangle? This triangle's opposite is AC, right? AC हमारे लिए opposite है। What is the hypotenuse? Hypotenuse is OC. OC अगर मैं इन सब का वैल्यू पुट करूं, then I will get value of sin theta as, what is the value of AC? Value of AC is RY, okay? RY हमारे पास AC का वैल्यू है। What is the value of OC? Value of OC is R. From this expression we can find the value of RY, right? अगर मैं यहाँ से RY का वैल्यू निकालूं, ये R आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। So we'll get the value of RY as R sin theta. तो अब तक मैंने क्या किया है, हम अब तक इस पॉइंट तक हमने Rx और Ry का वैल्यू निकाल के रख दिया, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर निकालने के लिए, राइट। चलो इसको भी कुछ इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3, राइट, ऐसा ले लेते हैं। क्लियर? चलो तो हमारा पॉइंट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 8 एंड इन पॉइंट नंबर 8, अब देखो पॉइंट 7 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। पॉइंट 7 में हमने Rx और Ry का वैल्यू निकाल लिया है। Rx और Ry का वैल्यू एक बार आ जाए तो बहुत इजीली हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। ओके, सो अब समझो क्या क्या करना है। सुनो, हमारे पास Rx रेडी है, Ry रेडी है, करना क्या है, देखो मैंने बताया था आपको कि दो मेन चीज हमको यहां पर निकालना है। वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर मींस रिजल्टेंट वेक्टर एंड अनदर इज द डायरेक्शन। आपको दो चीज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। आपको एक काम तो आपका है आर निकाल कर दिखाओ और दूसरा काम है थीटा निकालना है। थीटा मैंने बताया फॉर अ वेक्टर थीटा गिव्स इट्स डायरेक्शन, राइट। तो थीटा क्या है, आर बार का डायरेक्शन थीटा बार। तो दो काम है हमारा। पहला काम है आर बार निकाल के, आर बार नहीं आर निकालेंगे पहले, फिर सेकंड काम है हमारा थीटा। चलो आर निकालते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 8, अब आर कैसे निकाला जाए। देखो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है एलिमिनेट थीटा करके एक कंसेप्ट पढ़ा था, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में था ये कंसेप्ट एलिमिनेट थीटा, कि थीटा को एलिमिनेट कैसे किया जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं एलिमिनेट थीटा, क्योंकि जब तक कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे पास है तब तक मैं आर नहीं निकाल सकता, राइट। तो आर निकालने के लिए मुझे इस थीटा को हटाना पड़ेगा, राइट। थीटा कैसे हटाया जाए, ओके। तो एक बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे हटाया जा सकता है। एक और तरीका है, लेट्स यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन है, एक ऐसा चीज किया जा सकता है, अगर मैं आर एक्स स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं सो वी कैन इजिली एलिमिनेट दिस थीटा। तो ये थीटा एक बार निकल जाए तो आर का आंसर हमको आ जाए, राइट। सो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और फिर एडिंग करना पड़ेगा। ये एक तरीका, एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है। एक सिंपल सा डायरेक्ट हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, पुट कर दो, आर का आंसर मिल जाएगा, राइट। एक और चीज है जो
हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम यूज करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं तो देखो क्या मिलता है। सो स्क्वायर करना पड़ेगा, चलो आर पहले LHS का स्क्वायर कर लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। LHS RX का अगर मैं स्क्वायर करूं आई विल गेट RX स्क्वायर प्लस, प्लस क्यों कर रहा हूं क्योंकि बोला भी है एडिंग, RY का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, RY स्क्वायर, LHS का मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, अब RHS का भी स्क्वायर करके ऐड करो। RHS में जो हम स्क्वायर करने जाएंगे, देखो पहले RX का आंसर का स्क्वायर कर लो, यू विल गेट R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस अगर यहां पर करूं आई विल गेट R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। याद है ना हमारा काम क्या है, इन दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, राइट, दैट विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R बार का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, बाद में डायरेक्शन पे निकाल लेंगे। ओके, सो from this expression from RHS we can take R square as common। अगर मैं R square को कॉमन ले लूं then I will get sin square थीटा और cos square थीटा प्लस हो जाएंगे, राइट। So we can write sin square थीटा प्लस cos square थीटा। You can also write cos square थीटा प्लस sin square, ऐसा भी लिखा है बट एक ही बात हुआ, sin square थीटा प्लस cos square थीटा is 1 into R square is R square, that means value of R square is RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। ये तो R स्क्वायर का वैल्यू है बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R बार। तो R का आंसर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेके आंसर आ सकता है, अब लिखना नहीं है वहां पे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ये सब हो गया 10 तक किया, अब डायरेक्ट हम करते हैं सब कुछ, राइट। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट वैल्यू ऑफ R एज अंडर रूट ऑफ RX square plus RY square. So this is the required expression for magnitude of R bar। यहाँ पे हमने R bar का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो नीचे लिख देते हैं सर, राइट। सो अभी तक हमने निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ R bar। ओके, हमको डायरेक्शन भी निकालना है और 3 डायमेंशन में भी सॉल्व करना है, ये तो हमने 2 डायमेंशन सॉल्व किया जस्ट अभी। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द this is the required expression for किस चीज का required expression है, this is the required expression for magnitude of R bar, required expression for magnitude of R bar, राइट। हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया बहुत सक्सेसफुली, राइट। तो हमने R bar का आंसर, R bar का मैग्नीट्यूड R निकाल लिया। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ R bar। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, हमेशा एक वेक्टर का डायरेक्शन बताता है एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो R bar हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो हम निकालते हैं। ओके, सो द एंगल मेड बाय द R bar विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। एक बार थीटा मिल जाए बस काम खत्म, राइट। थीटा कैसे निकाला जाए, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे होता है। So in point number 9 we have to find the angle made by the R bar with x axis or you can say with horizontal। तो point number 9 में हम एंगल निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे, एंगल, थीटा निकालने का ट्राई करेंगे। ओके, कैसे निकाला जाए थीटा, देखो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूं तो यहां से हम बहुत इजीली थीटा निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 and 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 3। अब वो इक्वेशन 2 and 3 को मैं ये नहीं बताऊंगा किसको किससे डिवाइड करना है, प्रॉपर्ली अपने हिसाब से लेंगे। देखो अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड, समझो ऊपर न्यूमरेटर में cos थीटा और डिनोमिनेटर में sin थीटा, तो cos बाय sin cot हो जाएगा। cot थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक काम करते हैं ना, sin बाय cos बनाते हैं, जो tan होता है जो ज्यादा इजी है, राइट। तो मैं न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट रखूंगा, राइट, मींस RY न्यूमरेटर में होगा तो RX को आपको डिनोमिनेटर में लेना है क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं अब यहाँ पे, राइट। तो RY का आंसर चेक कर लो, वैल्यू ऑफ RY इज R sin theta and the value of RX is R cos theta. This R and this R will get cancelled and we will get the value of RY by RX, RY by RX as sin theta by cos theta, which is tan theta। From this expression we can easily find the value of theta। यहाँ से हम बहुत easily theta का आंसर निकाल सकते हैं। So the value of theta will be tan इनवर्स ऑफ, शायद ये चीज आपने नहीं समझा होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट है, tan को हम यहाँ भेज सकते हैं ऐसा, राइट, और वहां जाके वो tan इनवर्स हो जाता है, ऐसा एज्यूम कर सकते हो, राइट। सो अगर मुझे थीटा चाहिए, थीटा सिर्फ चाहिए, तो tan को यहाँ भेज दो, राइट। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज tan इनवर्स ऑफ RY बाय RX। सो ये जो मैंने निकाला है, ये क्या निकाल दिया मैंने, ये मैंने निकाला है डायरेक्शन ऑफ R bar, राइट। दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ R bar। R bar का डायरेक्शन हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो नीचे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो लिखो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर डायरेक्शन ना, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर बार का हमने डायरेक्शन भी निकाल दिया है और आर बार का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास। चलो ये तो हुआ 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशनल केस हुआ। 2 डायमेंशन तो कोई भी कर लेगा राइट, 3 डायमेंशन आना चाहिए, बट 3 डायमेंशन का हमारे सिलेबस में कोई इतना कंटेंट दिया नहीं गया है, तो जितना दिया गया है उतना मैं सिखा देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 10, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, नाउ लेट्स फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में देखते हैं 3D में कैसा होता है राइट। तो टॉपिक अब हमारा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन राइट। अब हम 3 डायमेंशन में आ चुके हैं। 3 डायमेंशन में 3D राइट, 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस एक्सिस, एक एक्स्ट्रा एक्सिस आपको यहां पर देखने मिलेगा, दैट इज जेड एक्सिस राइट। अब वो जेड एक्सिस कैसे बनाया जाता है सब कुछ A to Z सब सिखाऊंगा। ओके, तो ये अब पहले ये तो हम लोग टॉपिक बना दिया, यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट इसका मैथमेटिक्स राइट। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। अब हम देखने जा रहे हैं, तो देखो डायग्राम, एक बार डायग्राम बन जाए तो डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं, और जो हमको आंसर अभी तक मिला है उससे भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड राइट। डायरेक्शन हमको यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं दिया है कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो अगर डायग्राम बनाया जाए ना तो डायग्राम कैसे आएगा सुनो। अगर मैं 3 डायमेंशन का प्रॉपरली डायग्राम बनाऊं तो चलो यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये हुआ y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ये हुआ आपका z एक्सिस राइट। तो ऐसा 3 एक्सिस हमने लिया है, x, y एंड z एक्सिस। अब इसमें कौन से वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है पहले वो सुनो। सेम जो वेक्टर आर बार था ऐसा ही वेक्टर वहां पर आर बार लेते हैं, और रिजॉल्व तब किया जाता है, बात समझो। हम रिजॉल्व एक वेक्टर को तभी कर सकते हैं जब वो कोई एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर बना देता हूँ जो किसी एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। तो हम एज्यूम करते हैं ये है हमारा वो वेक्टर, जो देख लो कोई भी एक्स है, बोलेंगे सर इससे तो मैच हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, 3D में राइट, 3D में चीज है ऐसा। तो ये हुआ हमारा आर बार वाला वेक्टर। अब देखो 3D कैसे होगा सुनो। तो पॉइंट ऐसा है कि एक्स वाई जेड एक्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये हुआ एक्स वाई और जेड एक्स, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने कैसे किया है यहाँ पे, हाँ ऐसा देखो, ये वाई एक्सिस वाई, ये वाला हुआ रेड एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस जो मैंने रेड कलर के मार्कर से बताया है, और ये जो जेड एक्सिस है वो ये दिख रहा है जेड, ऐसा है। लेकिन ऐसा बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 डायमेंशनल राइट, इस पे नहीं बनाया जा सकता। तो इसको मैंने 3D में ऐसा बनाया। अब इसमें वो जो आपका ये आर बार वाला वेक्टर है वो कहाँ है, देखो वो आर बार वाला वेक्टर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। देख लो ये आर बार वाला वेक्टर कोई एक्स के अलोंग नहीं है, ना तो ये एक्स के अलोंग है, ना तो ये वाई के अलोंग है, ना तो ये जेड के अलोंग। जब यहाँ से देखा जाएगा ऐसा, तो ये जो वेक्टर ऐसा है वो तो आपको यहीं दिखेगा ना ऐसा। तो ऐसा मैंने देखो यहाँ पे बनाया है, क्लियर समझा। अब ऐसा मत समझना कि वो एक्स वाई के प्लेन में, ऐसा नहीं है, वो है बीच में, लेकिन जब सामने से ऐसा देखा जाएगा तो ये जो वेक्टर ये आपको यहाँ दिखाई देगा ऐसा, तो वहां पे वैसा दिख रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ, तो यहाँ पर अगर मुझे डायरेक्शन बताना है तो सबको पता है एक्स एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, यहाँ पे आएगा जे कैप, और एक लास्ट में आता है के कैप राइट, ऐसा कुछ है। अच्छा, अब क्या किया जाए, लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर बार। आर बार का चलो मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला ना, सेम ऐसा। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, फर्स्ट पॉइंट राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, आर बार का निकालने वाले। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज गिवन बाय, इज गिवन एज, लिख दो इज गिवन एज। कैसे होगा, देखो आर बार का आर बार का मैग्नीट्यूड को आप आर लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा लिखोगे तो भी आर बार का मैग्नीट्यूड ही बोला जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, दोनों एक ही चीज है राइट। आंसर क्या होगा, बहुत इजी आंसर होगा इसका। देखो जब 2 एक्सिस अवेलेबल थे, एक्स और वाई एक्सिस, तो आंसर आया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर।
अब हमारे पास दो नहीं, हमारे पास एक तीसरा एक्सिस भी अवेलेबल है, तो हमारा इस केस में आंसर होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर भी आएगा। क्यों जेड स्क्वायर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जेड एक्सिस भी अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ चुका है इसलिए, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, अब इसका हमने प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ हमारे सिलेबस में है भी नहीं, जस्ट डायरेक्टली देख के आंसर बताया जा सकता है इसलिए बता दिया फटाफट, राइट। डायरेक्शन निकालना होगा तो आपको प्लेन वगैरह से निकालना पड़ता है, डायरेक्शन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सो आई होप आपको प्रॉपरली 10 पॉइंट समझ में आया है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या, राइट। तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पहले डिफाइन देखा, फिर देखा हम उसको दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं और इफेक्ट सेम प्रोड्यूस होता है। पॉइंट नंबर 3 में देखा 90 डिग्री पे अगर दोनों कंपोनेंट तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फिर हमने वी बार को लिखकर देखा v1 अल्फा कैप प्लस v2 बीटा कैप प्लस v3 गामा कैप, राइट। अल्फा कैप देखो जहां भी कैप दिखाई देगा वो होगा यूनिट वेक्टर और वो हमेशा डायरेक्शन बताता है, राइट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने देखा 2 डायमेंशन में, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन निकाल दिया, फिर 3 डायमेंशन का भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट किया। ओके, थैंक यू।